नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने किस अंदाज में पाकिस्तान डे पर भाषण दिया। उनके भाषण के अंदाज में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना था, कितनी सच्चाई के साथ वो बात को रख पा रहे थे और हर दूसरी बात को उनको भारत के साथ क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ रही थी। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देते हुए किस आत्मविश्वास के साथ अपनी सोच को, अपने विजन को देशवासियों के समक्ष रख रहे थे। उनको किसी भी विषय में पाकिस्तान को घसीटने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ये अंतर तभी होता है जब एक देश प्रगति के पथ पर बढ़ता जाता है और दूसरा पतन की खाई में गिरता जाता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे देश के लिए जय हिंद। आज के दिन उन लाखों मुसलमानों की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में ख्वाब हकीकत में बदला। आज हम वतन के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो अपना प्रेसिडेंट। ओ अच्छा, कापी पास रखी हुई है। ख्वातीन और हजरात, पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मजबूत और जदीद इस्लामी फलाई मुमलकत है जहाँ मसवात का बोलबाला हो और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो। आज के दिन पूरी कौम उसी इत्तेहाद के साथ मना रही है। क्या बोल रहा है भाई जैसे देख के भी नहीं पड़ा। हमने बहुत सी कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की है। आज़ादी की इस नेमत को तहफ़्फ़ुज़ इससे भी बड़ा फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और अफ़वाज मातरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत के लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म के अल्फाज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पर हम वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। मुकाबला हो रहा है ना इंटरनल दहशतगर्दी का, क्या बना हुआ है देख लो। मस्जिदों को भी नहीं छोड़ते अगले। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह। बोल तो ले यार, इंडिया क्या कर रहा है, बोले जा नहीं रहा। बोलते हुए भाई सब कांप रहा है। हमारी नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने को देश की तरक्की की कोई बात नहीं, खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। मुकाबला भी नहीं पड़ा। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। ये भी बस सोचते हो जेड़े बैठे हमारे वही ना, ये अंदर मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियतें हैं। क्योंकि हम एक बाहौसला कौम है। हमें अपनी कौम की तवानाई सियादतें पर इत्मीनान है और हम भी मुश्किलात से नहीं घबराते। मुझे उम्मीद है कि हम इन सब अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। भाई इस तरह लग रहा है जिस तरह वो बिल्कुल वो बच्चा पढ़ना शुरू नहीं करता, ताज़ा ख्वातीन और हजरात, पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है।
हमारे ये देखो जो बहादुर गोरे मुसल्लह चौथ बैठे, वो अफवाज एक सो रही हो अवाम हाँ, के आगे शाना बेशाना आगे बिल्कुल सोया हुआ था, बेसुमरे सामने नजर आ रहा समर कुर्बानी कैमरा दे सीधा ऊपर बेशुमार कुर्बानी दे और रहे बंदे हैं। सोए हुए हैं भाई, हम ये अपनी भाषण दे रहे हैं। हाँ, सरहदों की हिफाजत, मेशत और ज़रात को मुस्तहकम करेंगे, तावीनी मुस्तहकम कैसे? और सीधा मजबूत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। का यकीनी बनाएंगे और अपनी नौजवान नस्ल को नौजवानी लिए बोलना, के लिए नौजवानी। रोजगार पैदा करेंगे। अब देखते हैं भाई इंडिया डे पर क्वेश्चन। अच्छा हमारे यहाँ पे बहुत सेना देखो यार एक 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते, हाँ, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए बीज दे रहा दे हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते कितना हैं। फर्क है? हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। उसकी तो टांग आज ही मुझे नहीं, खुशी जबान है ही नहीं बोल रहा था कि कुछ। वोकल फॉर लोकल ने ये अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। मतलब भाई ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे। क्या बोल रहे हो? यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, हाँ, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती भाई है, देखो ये किस तरह तो देश पाकिस्तान के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, तो जबान ही गर्व से कर रहा भर जाता है। और यही बातें हमारे हैं प्राइम में जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन मुंह से गर्व बात से ही नहीं भरा हुआ है, कहाँ था? आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मुझे गर्व इस बात का भी है कि हमारे सीईओ आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं। बातें तो सुन भारत के हमारे हमारे सीईओ प्रेसिडेंट विश्व भर में मुंह से ऐसी बात अपनी निकली, धाक जमा हमारे रहे CEO हैं। दुनिया हमारे लिए खुशी की बात है मैं बात कर रहा कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहनें लखपति दीदी बनती है। भारत के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है। क्या बातें कर रहे हो? ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं जो देना, इन्होंने स्कीमें शुरू ये की ना, मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का देखो ये लक्ष्य किस तरह से सारे हम लोग पूरा सुन रहे करके हैं। रहेंगे। हमारे लोग सोए हमारा हुए जो थे। मध्यम वर्गीय परिवार है, कितना फर्क है? मध्यम वर्गीय परिवार को क्या कह रहा है? क्वालिटी ऑफ बाकी लाइफ बातें कर रहा है। वो स्वाभाविक उसकी अपेक्षा रहती है। वो हमारे देश भी के लिए पता है, बहुत कभी देता समझ है, नहीं आ रही तो तो सोच देश जाओ। का भी दायित्व है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की कठिनाइयों से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षाएं हैं, लोग इतना उसको है, पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और मैंने तो सपना देखा है कितनी कि बड़ी 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी स्टेज था। कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो, और जहां सरकार की बेकारण प्रभाव भी न हो,
इस प्रकार की व्यवस्था पर हम प्रतिबद्ध हैं। बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है। फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। एजुकेशन की फील्ड में लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं, हैरान हो जाता है। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। भारत को किसी को भी हॉस्पिटैलिटी का सामर्थ्य भारत में सबसे ज्यादा है। अगर ये सिद्ध हो चुका है तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब विश्व के लिए ओलंपिक हमें जा रहे हैं, बातें सुनो उनकी। डिजाइन ऑफ का क्षेत्र, डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने। देखो ना फर्क कितना, इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, देखो ना अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा में आगे आए। राज्य के बीच निवेशकों को खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए निवेशकों को लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए। रोजगार पैदा करें। गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। तो दोस्तों, फर्क आपने समझ ही लिया होगा। जब किसी देश का नींव या बुनियाद ही झूठ और फरेब के धरातल पर तैयार होता है तो उस देश का हर कदम लड़खड़ाता उठता है, हर सोच धुंधला होता है, हर वचन अविश्वास से भरा होता है, क्योंकि बोलने वाले को खुद ही पता होता है कि वो जो बोल रहा है उसमें सच्चाई का लेश मात्र भी नहीं होता है। वो जो विजन तैयार करके दिखा रहा है वो सिर्फ हवाबाजी है, ख्याली पुलाव है, जुमलेबाजी है। अपने इन्हीं झूठ के तार को खींचते खींचते वो एक समय बेदम हो जाता है, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ने में भी वो तुतलाने लगता है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ भी यही हो रहा था। वो जानते थे कि वो अपने भाषण से लोगों को भटका रहे थे, जो कि पिछले 78 सालों से पाकिस्तान के सारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स करते आ रहे हैं। खोखली बातें और बेबुनियाद आश्वासन पाकिस्तानी आवाम को इसी जायकेदार बिरयानी को खिलाकर पाकिस्तान के मसनद पर बैठने वाले लोग अपना उल्लू सीधा करते आ रहे हैं। उनको बातों की भूल भुलैया में भटका देते हैं, झूठी आशा के सब्ज बाग दिखाते हैं और कुछ नहीं तो अपनी झोली से भारत का जिन निकालकर दिखाते रहते हैं। उनके पास एक ही नुस्खा होता है, भारत भारत और भारत। उनका कोई भी भाषण भारत के बिना पूरा नहीं होता। उनको तो पता होता है कि आवाम की नजरों में अपनी नाकामयाबी, अपनी हर गलती, वतन के प्रति अपनी एक एक बेईमानी को छुपाने के लिए भारत से बढ़कर और कोई चूरन है ही नहीं। पाकिस्तान की जनता भी सोचती है कि वाह, उसे तो ऊपर बैठे लोगों से सौगात मिल गया, और वो उस चूरन को निगल जाती है।
तो यही है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर के भाषण में आसमान जमीन का अंतर। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।